हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। करंटली हमने चैप्टर 1 खत्म कर लिया है और आज हम चैप्टर 1 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इकोनॉमिस्ट रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज इम्पोर्टेंट बिकॉज। देखिए, डिसीजन मेकिंग क्यों इम्पोर्टेंट होता है? वाई डू इकोनॉमिस्ट रिगार्ड देम एज इकोनॉमिक? Option A, the resources required to satisfy our unlimited wants and needs are finite or scarce. हमारे पास जो resources है वो scarce है, limited है. Option B, it is crucial to understand how we can best allocate our scarce resources to satisfy society's unlimited wants and needs. जो हमारी scarce resources है उसको हम कैसे best allocate करें, right? कैसे best allocate करें वो हमें पता होना जरूरी है. एंड ऑप्शन सी, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि हमारे पास चॉइसेस होते हैं और हमें चूज करना पड़ता है कि कौन से ऑल्टरनेटिव पे हम अपने रिसोर्सेज लगाए. तो ये सारे स्टेटमेंट्स ट्रू है और ये सारे हमने पढ़े हैं, राइट? और डिसीजन मेकिंग भी इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ ऑल दीज 3 रीजंस. सो हमारा आंसर होता है डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 2, Business economics is option A, abstract and applies the tools of microeconomics. देखिए, abstract का मतलब होता है theoretical या conceptual. अब जब हमने business economics पढ़ा था हमने कहा था कि business economics practical है, right? हम यहाँ पे theories को practically apply करते हैं अपने business में. तो इसको ये abstract concept है, theoretical concept है कहना गलत हो जाता है. तो option A is incorrect. Option B involves practical application of economic theory in business decision making. So this is the correct definition of business economics, right? हमने भी यही पढ़ा था कि we practically apply economic theories in our business, in business economics, right? Option C, incorporate tools from multiple disciplines. ये भी सही है, right? हमने ये भी पढ़ा था कि बाकी डिसिप्लिन जैसे कि स्टैट्स हो गया या मैथ्स हो गया या साइंस हो गया, ऐसे डिसिप्लिन से भी हम टूल्स इनकॉर्पोरेट करते हैं इन इकोनॉमिक्स. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन डी, बी एंड सी अबव, क्योंकि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्कैरसिटी टू मीन ऑप्शन ए, एब्सोल्यूट स्कैरसिटी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज. देखिए, इकोनॉमिक्स में क्या हम सिर्फ लेस डेवलप्ड कंट्रीज को स्टडी करते हैं? नहीं, हम तो सारे कंट्रीज, चाहे वो डेवलप्ड हो या लेस डेवलप्ड हो या मोर डेवलप्ड हो, राइट, सबकी स्कैरसिटी की बात कर रहे हैं. तो ये कहना गलत है. अगेन देखिए, हम एब्सोल्यूट स्कैरसिटी की बात नहीं कर रहे. एब्सोल्यूट यानी कि बिल्कुल भी रिसोर्सेज की कमी. तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है, राइट? हमारे पास रिसोर्सेज तो है, लेकिन जो हमारे वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है. तो अनलिमिटेड वांट्स को नहीं फुलफिल कर सकते हम, राइट? अगर हमारे पास वांट्स लिमिटेड होती फिर तो शायद हम फुलफिल भी कर पाते. सो दैट्स व्हाई एब्सोल्यूट स्कैरसिटी कहना भी गलत है. सो ऑप्शन ए वुड बी इनकरेक्ट. ऑप्शन बी सेज रिलेटिव स्कैरसिटी, दैट इज स्कैरसिटी इन रिलेशन टू द वांट्स ऑफ द सोसाइटी. तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि स्कैरसिटी का मतलब है कि जो हमारे वांट्स है ना, हमारे अनलिमिटेड वांट्स, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है. तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव स्कैरसिटी, यानी कि रिलेटिव इन रिलेशन स्कैरसिटी इन रिलेशन टू आवर अनलिमिटेड वांट्स. ठीक है. अब ऑप्शन सी क्या कहता है? स्कैरसिटी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ बिजनेस फेलियर एंड नेचुरल कैलामिटीज. देखिए, हम सिर्फ फेलियर या कैलामिटी के टाइम के स्कैरसिटी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे. हर वक्त जो स्कैरसिटी रहता है, जो हर इकोनॉमी में स्कैरसिटी रहता है, उसकी बात कर रहे हैं. तो ये भी गलत है. And scarcity caused on account of excessive consumption by rich. सिर्फ अमीरों की कंजम्पशन की वजह से जो स्कैरसिटी आता है, सिर्फ उस स्कैरसिटी के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे, राइट? हम तो ओवरऑल स्कैरसिटी की बात कर रहे हैं. सो हमारा करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 4, what implications does resource scarcity have for the satisfaction of wants? देखिए, रिसोर्स की स्कैरसिटी होने की वजह से व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, क्या इम्प्लीकेशन है इसकी हमारी वांट्स पे? ऑप्शन ए, नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड.
तो ये तो हमने पढ़ा था राइट, कि सारे वांट्स हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए, वी विल नेवर बी फेस विद द नीड टू मेक चॉइसेस। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, हमें तो हर मोड पे चॉइस बनाना पड़ रहा होता है राइट। हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और हमें उनमें से कुछ ऑल्टरनेटिव्स चूज करने पड़ते हैं। ऑप्शन सी, वी मस्ट डेवलप वेज टू डिक्रीज आवर इंडिविजुअल वंस। देखिए, ये कॉन्सिक्वेंस से ज्यादा ये सजेशन लग रहा है राइट, कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन हमें कॉन्सिक्वेंस पूछ रहा है, इम्प्लीकेशन पूछ रहा है कि स्केर्सिटी की वजह से होता क्या है। तो होता तो ये ऑप्शन ए है राइट, कि हमारी वांट सेटिस्फाई नहीं होती। सो क्वेश्चन के हिसाब से ये भी हमें इनकरेक्ट लग रहा है। एंड ऑप्शन डी, द डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्स इज नेसेसरी टू इंक्रीज आवर एबिलिटी टू सेटिस्फाई वांट्स। देखिए, ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं तो सही है कि न्यू नेचुरल रिसोर्स अगर आएगा तो शायद हम अपने वांट सेटिस्फाई कर पाए ज्यादा बेहतरीन तरीके से। लेकिन रिसोर्स स्कैर्सिटी होने का डायरेक्ट ये कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ये भी अगेन एक सोल्यूशन जैसा मुझे लग रहा है रादर देन कॉन्सिक्वेंस राइट। तो अगर हमें कॉन्सिक्वेंस पूछ रहा है क्वेश्चन, सो आवर आंसर वुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। अब हमने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बारे में पढ़ा था राइट। अब हमें ढूंढना है कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए, प्लांट इकोनॉमीज एलोकेट रिसोर्सेज विया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देखिए, ये एक फैक्ट स्टेट कर रहा है राइट, ऑप्शन ए, कि प्लांट इकोनॉमीज में ऐसा होता है। तो एज इट इज यहाँ पे एक फैक्ट स्टेट किया जा रहा है, तो इसे हम नॉर्मेटिव नहीं कह सकते, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाता है। P for positive, okay? Option B, most transitional economies have experienced problems of falling output and rising prices over the past decade. तो past decade में क्या हुआ है उसको as it is यहाँ पे state किया गया है कि ऐसा हुआ था, right? तो ये भी एक positive statement है। Option C, there is greater degree of consumer sovereignty in market economies than planned economies. राइट, मार्केट यानी कि कैपिटलिज्म में ज्यादा कंज्यूमर सॉवरेनिटी देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू प्लांट या सोशलिस्ट इकोनॉमीज। तो ये भी जो आपको देखने को मिलता है, जो फैक्ट है, जो ट्रूथ है, वो एज इट इज यहाँ पे स्टेट किया गया है। तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी अ मेजर प्रायोरिटी फॉर मिक्स्ड इकोनॉमीज। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप सजेशन दे रहे हो राइट, आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, जजमेंट दे रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, शुड बी। तो जहां पे ऐसे टर्म्स आते हैं शुड, ऑट टू बी, तो वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ओपिनियन दे रहे हो। आपकी ओपिनियन में इनइक्वालिटी को मेजर प्रायोरिटी होना चाहिए। तो जहाँ पे ऐसा होना चाहिए ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, दैट बिकम्स नॉर्मेटिव। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, बाकी ऑप्शंस में आपको होना चाहिए ऐसा नहीं स्टेटमेंट दिख रहा था राइट, ऐसा है सिंपली जो है वो स्टेट किया जा रहा था। लेकिन ऑप्शन डी में आप सजेशन दे रहे थे, ओपिनियन दे रहे थे, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉर्मेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 6, इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम scarcity imposes limitations on option A, household, business firms, government and the nation as a whole. Option B, households and business firms but not the government. Option C, local and state government but not the federal government. And option D, household and government but not the business firms. देखिए, scarcity सभी में लिमिटेशन पोज करता है, ठीक है, चाहे वो हाउस होल्ड हो, बिजनेस फर्म हो, गवर्नमेंट हो या नेशन हो। तो एज द होल पूरे सिस्टम में ही स्केर्सिटी लिमिटेशन इम्पोज करता है। सो आवर ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है? ए, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बी, एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, सी, एक्सपेरिमेंटल, या फिर डी, नन ऑफ द अबव। सो आवर आंसर इज एग्रीगेट, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लार्जर इकोनॉमिक फेनोमेनन स्टडी करते हैं, इकोनॉमी को एग्रीगेट में एज अ होल स्टडी करते हैं, इसलिए इसको एग्रीगेट इकोनॉमी कहा जाता है। देखिए, अप्लाइड इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? अप्लाइड इकोनॉमिक्स हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को कहते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे हम थियोरेटिकल जो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। सो ये एक दूसरा एमसीक्यू हो सकता है, ठीक है, कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स को कहा जाता है।
Question number 8. An example of positive economic analysis would be option A. An analysis of the relationship between price of food and quantity purchased. Option B. Determining how much income each person should be guaranteed. Option C. Determining the fair price of food. या फिर option D. Deciding how to distribute the output of the economy. अब देखिए जो ऑप्शन बी, सी एंड डी है ना, ये ओपिनियन बेस्ड है. देखिए जैसे कि डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी गारंटीड, ये आपके ओपिनियन में अलग हो सकता है, मेरे में अलग हो सकता है, राइट. तो ये ओपिनियन बेस्ड अगर होते हैं तो ये नॉर्मेटिव एनालिसिस हो जाता है. अगेन डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस ऑफ फूड, अब इसमें भी आपके और मेरी ओपिनियन डिफर कर सकती है, राइट. हमारी जजमेंट अलग अलग हो सकती है, तो ये भी अगेन नॉर्मेटिव एनालिसिस हो जाता है. एंड डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, अब ये भी सबके लिए फर्क हो सकता है. सो अगेन दिस इज नॉर्मेटिव. लेकिन देखिए ऑप्शन ए देखिए, एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेज. अब फूड के प्राइस की वजह से क्वांटिटी में क्या असर पड़ रहा है, ये तो सबके लिए समान होता है ना, राइट. ये तो एक इकोनॉमिक फेनोमेनन है जो सबके लिए इक्वली अप्लाई होता है. तो यहाँ पे कोई ओपिनियन का या जजमेंट का स्कोप नहीं है, हम बस इकोनॉमिक फेनोमेनन को एज इट इज एनालाइज कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स योर पॉजिटिव एनालिसिस. तो आंसर इज ऑप्शन ए. Question number 9. A study of how increases in the corporate income tax rate will affect the national unemployment rate is an example of A. Macroeconomics, B. Descriptive economics, C. Micro या फिर D. Normative. देखिए हम यहाँ पे नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राइट. पूरी देश की अनएम्प्लॉयमेंट. सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे लार्जर इकोनॉमिक फेनोमेनन को स्टडी कर रहे हैं. सो इट बिकम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स. Question number 10. Which of the following does not suggest a macro approach? इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं है? ऑप्शन ए, डिटरमाइनिंग द जीएनपी ऑफ इंडिया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. पूरी देश की, पूरी नेशन की हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये तो मैक्रो फेनोमेनन है, राइट. हम एग्रीगेट में लार्जर फेनोमेनन स्टडी कर रहे हैं. फाइंडिंग द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ एबीसी लिमिटेड. अब यहाँ पे देखिए हम एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक बिजनेस की. तो ये माइक्रो अप्रोच है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर फर्म की बिहेवियर को स्टडी करते हैं, राइट. तो यहाँ पे सिर्फ एबीसी की फेलियर पता लगाना इज माइक्रो. सो हमारा आंसर ऑप्शन बी है. अब सी डी भी देख लेते हैं एक बार. आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया. अगेन पूरी देश की इन्फ्लेशन की बात हो रही है, तो ये मैक्रो अप्रोच हो जाता है. एंड ऑप्शन डी, एनालाइज द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट. अगेन यहाँ पे लार्ज स्केल बोला गया है, राइट. तो ऑप्शन में ही हिंट है. सो दिस वुड ऑल्सो बी मैक्रो. तो माइक्रो कौन सा है, यानी कि मैक्रो कौन सा नहीं है, क्वेश्चन है ना. सो दैट वुड बी ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 11. अब 11 में क्या है, 4 लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, राइट. और हमें इनमें से नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सा है वो पता लगना है. तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं. राम, माई कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज पुअर. तो देखिए यहाँ पे क्या राम कोई ओपिनियन दे रहा है, नहीं. वो तो सीधा सीधा जो फैक्ट है वो स्टेट कर रहा है कि उसकी जो हार्वेस्ट है इस साल बुरी हुई. अब होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ऐसे कोई ओपिनियन उसने नहीं दिया, राइट. तो ये तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है. कृष्ण, डोंट वरी, प्राइस इंक्रीज विल कॉम्पनसेट फॉर द फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड. जो प्राइस इंक्रीज होता है वो कॉम्पनसेट कर लेगा आपकी फॉल को, जैसा कि हमेशा करता है, राइट. अगर फॉल होती है तो प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, तो वो कॉम्पनसेट कर देता है. तो इसमें भी उसने ओपिनियन नहीं दिया कि प्राइस इंक्रीज करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए था, ऐसे तो कोई स्टेटमेंट उसने नहीं दिया, राइट. वो तो सिंपली फैक्ट स्टेट कर रहा है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो ऐसा होगा. सो ये भी मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है. अब विनोद की देखते हैं. क्लाइमेट अफेक्ट्स क्रॉप यील्ड्स, सम ईयर्स आर बैड एंड अदर्स आर गुड. अब ये भी एक फैक्ट है, राइट, कि क्लाइमेट अफेक्ट करती है क्रॉप को, कुछ साल अच्छे होते हैं, कुछ साल बुरे. तो इसमें भी क्या लोग के ओपिनियन मैटर करते हैं, ये तो ट्रूथ है, राइट. ये तो एज इट इज उसने ट्रूथ स्टेट किया है. सो इट इज अगेन पॉजिटिव. अब मधु क्या कहती है, द गवर्नमेंट ought to guarantee that our income will not fall. अब जहाँ पे ought to आता है ना,
वो नॉर्मेटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी ओपिनियन, अपनी जजमेंट दे रही कि ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, राइट? वो वैल्यू ऐड कर रही है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉर्मेटिव। बाकी लोगों ने सिर्फ स्टेट किया था, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया अपने इकोनॉमी में या आसपास, उन्होंने वो स्टेट कर दिया सिंपली। लेकिन मधु ओपिनियन दे रही, सजेशन दे रही कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, तो इसलिए उसका स्टेटमेंट नॉर्मेटिव हो जाता है। सो आवर आंसर वुड बी मधु। Question number 12. Consider the following and decide which, if any, economy is without scarcity. इनमें से कौन सी इकोनॉमी है जहां पे scarcity नहीं होता है? Option A, the pre-independent Indian economy where most people were farmers. Option B, a mythical economy where everybody is a billionaire. C, any economy where income is distributed equally among people. या फिर D, none of the above. तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी इकोनॉमी में स्केर्सिटी नहीं होती होगी? देखिए, हर इकोनॉमी में स्केर्सिटी होती है, ठीक है, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंट हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो या इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी हो, ठीक। अगर हर लोग बिलियनियर है, एवरीवन अगर बिलियनियर है, तब भी स्केर्सिटी होती है, क्योंकि स्केर्सिटी का मतलब सिर्फ पैसों की स्केर्सिटी के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, राइट? रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? सिर्फ पैसा तो नहीं आता ना, उसमें नेचुरल रिसोर्स भी आता है, राइट? लैंड भी आते हैं, लेबर्स भी आते हैं। तो क्या हुआ अगर इंसान बिलियनियर है, अगर नेचुरल रिसोर्स ही नहीं है उस इकोनॉमी में, सो ऑब्वियसली देयर इज स्केर्सिटी। अब जहाँ पे इनकम इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ होता है, वहां पे भी तो स्केर्सिटी, अदर रिसोर्सेज में तो स्केर्सिटी हो सकता है ना, तो राइट। तो सारे इकोनॉमी में कुछ ना कुछ स्केर्सिटी होता है, ऐसा कोई इकोनॉमी नहीं है जहाँ पे स्केर्सिटी नहीं होता। So correct answer would be option D, none of the above. Question number 13. Which of the following is not a subject matter of microeconomics? इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक की सब्जेक्ट मैटर नहीं है? Option A, the price of mangoes. Option B, the cost of producing a fire truck for the fire department of Delhi. Option C, the quantity of mangoes produced for the mangoes market. या फिर ऑप्शन डी, द नेशनल इकोनॉमीज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ। देखिए, ऑप्शन डी जो है ना, ये पूरी देश की इकोनॉमी की एनुअल ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है। सो दिस टॉक्स अबाउट लार्जर इकोनॉमिक फेनोमेनॉन। अब ए बी सी में देखिए, ए में हम सिर्फ मैंगोज, एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे फोकस कर रहे हैं, राइट? अब बी में हम सिर्फ फायर डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एंड सी में सिर्फ एक पर्टिकुलर मार्केट। तो देखिए, यहाँ पे हम छोटी छोटी इकोनॉमी की सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन डी में हम एग्रीगेट में पूरी नेशन की इकोनॉमी की ग्रोथ देख रहे हैं। सो डी इज नॉट माइक्रो, इट इज मैक्रो। सो आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14. द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी that deals with the problem of allocation of resource is microeconomic theory, macro, econometrics या फिर none of the above. तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंडर। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following is not the subject matter of business economics? इनमें से कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट मैटर नहीं है? इज नॉट, ओके। ऑप्शन ए, शुड आवर फर्म बी बिजनेस? क्या हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, हमारी फर्म को बिजनेस करना चाहिए? तो ऑब्वियसली ये बिजनेस इकोनॉमिक की स्कोप है, यहाँ पे हम ये चीजें ही तो डिसाइड करना सीखते हैं, राइट? ऑप्शन बी, हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट प्राइस शुड बी केप्ट? तो ये भी हम हर बिजनेस को ये भी डिसाइड करना होता है, राइट? हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट? आप मार्केट में कैसे प्लेस करोगे, कहाँ कहाँ पे एडवर्टाइज करोगे, राइट? आपके कंज्यूमर्स कौन है? तो ये तो बिजनेसेस को डिसाइड करना ही होता है। हाउ शुड वी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट? लेकिन ये बिजनेस इकोनॉमिक का कंसर्न नहीं है। देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम एक पर्टिकुलर बिजनेस को कैसे डिसीजन लेना है वो स्टडी करते हैं, राइट? तो आगे के जो 3 ऑप्शन है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कैसे रिड्यूस करे, ये तो एक पर्टिकुलर बिजनेस का स्कोप में नहीं आता ना। एक पर्टिकुलर बिजनेस थोड़ी ना अनएम्प्लॉयमेंट, पूरी इकोनॉमी की अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सकता है। सो डी डज नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following is a normative statement? Again, normative statement हमें ढूंढना है। ऑप्शन ए,
अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो बेरोजगारी कम होती है। तो ये तो फैक्ट है, इसमें तो कोई नकार नहीं सकता इस फैक्ट को, राइट? तो ये ट्रूथ है, सो इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, सो ये भी फैक्ट है इकोनॉमिक्स सोशल साइंस, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाता है। यहाँ पे किसी ने कोई ओपिनियन तो नहीं दिया है ना, ये तो बस जो फैक्ट है इकोनॉमिक्स सोशल साइंस, तो वही एज इट इज स्टेट किया गया है। द मिनिमम वेज शुड बी रेज्ड, अब देखिए शुड जहाँ पे आ जाता है वहां पे नॉर्मेटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगेन आप ओपिनियन दे रहे हो कि ऐसे होना चाहिए, इस तरीके का स्टेटमेंट हमेशा नॉर्मेटिव होता है। देखिए ऑप्शन बी में ऐसा है, फैक्ट स्टेट किया गया है, सी में ऐसा होना चाहिए, तो आप फर्क देख रहे हो ना दो स्टेटमेंट्स में, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज नॉर्मेटिव्स। अब डी भी एक बार देख लेते हैं। इंडिया स्पेंड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन नेशनल डिफेंस, जो कि इंडिया करता ही है, तो ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ऐसा है, राइट? ये आप नकार नहीं सकते। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following would be considered a topic of study in macroeconomics? इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट मैटर है? इन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेजेस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, देखिए एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की ही बात कर रही है, तो ये मैक्रो नहीं होगा, ये माइक्रो होगा। बी द इफेक्ट ऑन स्टील प्राइसेस व्हेन मोर स्टील इज इम्पोर्टेड, अगेन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात हो रही है, स्टील इंडस्ट्री की, सो दिस इज ऑल्सो माइक्रो। द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट ऑन द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल इन इंडिया, अब देखिए पूरी कंट्री की बात हो रही है और इन्फ्लेशन रेट भी पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, सो यहाँ पे लार्जर इकोनॉमिक फेनोमेनन की स्टडी हो रही है पूरी देश की, सो दिस मस्ट बी मैक्रो। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफी ऑन द क्वांटिटी ऑफ टी कंज्यूम्ड, तो देखिए ये भी एक पर्टिकुलर बेवरेज इंडस्ट्री की स्टडी हो रही है, तो ये भी माइक्रो हो जाता है। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सी इज द मैक्रो। देखिए ए बी एंड डी में पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज की चर्चा हो रही है, राइट? सो ये रिलेटिवली माइक्रो इन नेचर है, और जहाँ पे पूरी इंडिया की बात हो रही है वो रिलेटिवली मैक्रो, वो लार्जर एग्रीगेट्स की बात हो रही है, राइट? सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 18, the difference between positive and normative economics is, positive और normatives में क्या difference है? A, positive economics explain the performance of the economy, while normative economics find out the reason for poor performance. तो क्या ये सच है? मेरे को तो ये ठीक नहीं लग रहा। ऑप्शन बी, positive economic describes the facts of the economy, while normative economics involves evaluating whether some of these are good, bad for the welfare of the people. तो ये मेरे को करेक्ट लग रहा है। पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, हम बस फैक्ट को एज इट इज स्टेट करते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव में हम अपना ओपिनियन जजमेंट लगाते हैं, राइट? और क्या सही है, क्या गलत है, क्या होनी चाहिए, इस तरह से हम स्टेटमेंट्स देते हैं। सो आई थिंक ऑप्शन बी इज करेक्ट, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। देखिए एग्जाम में ना कभी भी आपको लगे कि ए और बी में ही करेक्ट ऑप्शन आ गया, सो डोंट स्किप रीडिंग अदर ऑप्शंस ऑल्सो, आप चारों ऑप्शंस पढ़िए तभी आप ना जजमेंट बनाइए, ठीक है? तो ऑप्शन सी देखते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स द फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाइल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग वेदर सम ऑफ दीज आर गुड और बैड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा बोल दिया, राइट? जो पॉजिटिव का होना चाहिए वो नॉर्मेटिव का बोल दिया, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन डी, पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रेस्क्राइब्स while normative economic describes, तो ये भी अगेन उल्टा है। एक्चुअल में पॉजिटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब करता है, जो फैक्ट है उसको एज इट इज डिस्क्राइब करता है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक प्रेस्क्राइब करता है। प्रेस्क्राइब यानी कि सजेस्ट करना कि ऐसी होनी चाहिए, राइट? सो ये भी उल्टा स्टेटमेंट हो गया, बिल्कुल गलत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is not within the scope of business economics? इनमें से कौन से ऑप्शन बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंडर नहीं आता? ए, कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग इज बेसिकली जो बिजनेस की कैपिटल है वो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, कौन से प्रोजेक्ट में आप लगाओगे, ठीक है?
आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो आपको सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट करके आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो चूज करना पड़ता है. सो ये तो हर बिजनेस को लेना पड़ता है ऐसे डिसीजंस, राइट, इन्वेस्टिंग डिसीजंस. तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंडर आती है. देन रिस्क एनालिसिस भी आती है, क्योंकि हर बिजनेस रिस्क को एनालाइज करता है और उस हिसाब से डिसीजन लेता है. अब बिजनेस साइकिल्स क्या है ना, बिजनेस साइकिल्स यानी कि इकोनॉमी कभी ग्रोथ होती है, कभी रिसेशन होती है, राइट. तो वो पूरी साइकिल को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं एंड उस साइकिल के अकॉर्डिंग ही आप बिजनेस डिसीजंस लेते हैं. सो ये भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंडर आती है. लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आती, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली अकाउंट्स एंड फाइनेंस के स्कोप के अंडर आता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है वो सीखते हैं, राइट. तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है. इट विल कम अंडर द स्कोप ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. सो आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following statements is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? A. Business economics is normative in nature. तो ये तो ट्रू है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स सजेस्टिव होता है, राइट. इट इज नॉर्मेटिव, इट इज बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड जजमेंट. बिजनेस इकोनॉमिक हैज अ क्लोज कनेक्शन विद स्टैटिस्टिक्स. ये भी सच है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखिए हम बहुत ज्यादा फोरकास्ट एंड एनालिसिस ये सब चीजें करते हैं, राइट. जैसे कि डिमांड की एनालिसिस हो गई, कंज्यूमर बिहेवियर की, डिमांड की फोरकास्ट कर लिया, मार्केट की स्टडी कर ली. तो ये सब चीजों में हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है. बिजनेस इकोनॉमिस्ट नीड नॉट वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल्स. तो ये इनकरेक्ट है. देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इन नेचर है, लेकिन यहाँ पे हमें मैक्रो वेरिएबल्स की भी स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि जो मैक्रो वेरिएबल्स है ये भी हमारे बिजनेस डिसीजंस को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट. सो मैक्रो को हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते. सो ये गलत स्टेटमेंट है. सो आवर आंसर इज सी. लेकिन डी भी एक बार देख लेते हैं. देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हम बिजनेस को मैनेज करना सीखते हैं, राइट. तो इसलिए रिसोर्सेज को मैनेज करना सीखते हैं, तो इसलिए इसे हम मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं. Question number 21. Economic goods are considered scarce resources because A. They cannot be increased in quantity. तो economic goods basically वो goods और services हैं जो हम सेल करते हैं, जो मार्केट में सेल होता है, okay? जो हम प्रोड्यूस करके सेल करते हैं, या फिर उसके रॉ फॉर्म में भी हो सकता है हम सेल करें. तो ऑब्वियसली उसकी क्वांटिटी को तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, राइट. जब डिमांड ज्यादा होता है तो हम ज्यादा गुड प्रोड्यूस करते हैं. तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया. डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. देखिए हमारी रिक्वायरमेंट्स अनलिमिटेड है ना, तो इसलिए कितना भी हम प्रोड्यूस करें हमारी सारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट मुझे लग रहा है, लेकिन सी और डी भी देख लेते हैं. Are of primary importance in satisfying social requirements. देखिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इनको स्केर्स कहा गया है. ये स्टेटमेंट तो ज्यादा मेल नहीं खाती, राइट. स्केर्स तो इसलिए है क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे. सो ऑप्शन बी सीम्स मोर एक्यूरेट, करेक्ट टू मी. ऑप्शन डी आर लिमिटेड टू मैन मेड गुड्स. ये इनकरेक्ट है. देखिए इकोनॉमिक गुड्स नेचुरल गुड्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैन मेड गुड्स है. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी. Question number 22. In a free market economy, the allocation of resources is determined by free market यानी कि capitalist economy, right? तो capitalist economy में resource कैसे allocate होते हैं? A. Voting done by consumers. क्या consumers voting करते हैं? नहीं. A central planning authority. Planning authority तो socialist economy में होती है, free market में कहाँ होती है? तो this is incorrect. C. Consumer preference. यस, कंज्यूमर प्रेफरेंस के बेसिस में होता है कि कंज्यूमर क्या प्रिफर कर रही है, अभी वो क्या खरीदना चाह रही है, क्या डिमांड है, तो उस बेसिस में ही चीजें प्रोड्यूस होती है और उन्हीं चीजों में रिसोर्सेज लगाया जाता है. सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. ऑप्शन डी, द लेवल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फर्म. देखिए अगर करेक्टली आपने एलोकेट कर लिया और तो हो सकता है आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, राइट. हो सकता है आपकी सेल्स हो. So profit is a consequence of correct allocation. It is not the basis of allocation. Okay. So correct answer would be option C. Consumer preference is the basis of allocation. Question number 23.
A capitalist economy uses dash as the principal means of allocating resources. So what is used as the means? Option A, demand, supply, efficiency या prices. Answer is prices. देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि प्राइस तय होती है, राइट, मार्केट में. डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में मीट करते हैं एंड प्राइस एक तय होता है. अब प्राइस बेसिकली एक इंडिकेटर होता है कि कहाँ पे आपको एलोकेट करनी चाहिए. जैसे कि मान लीजिए अगर प्राइस ज्यादा है, किसी भी चीज की प्राइस ज्यादा है, तो उसका ये मतलब है कि उस चीज की अभी डिमांड ज्यादा है, राइट. तो वो सेल करने में प्रोड्यूसर को या बिजनेस को फायदा है, तो वो वहीं पे रिसोर्सेज अपना लगाएंगे. और किसी भी चीज की अगर प्राइस कम है, इसका ये मतलब है कि उसकी ज्यादा डिमांड नहीं है, तो यहाँ पे रिसोर्स लगाने पे लॉस हो सकती है बिजनेसेस को, प्रोड्यूसर्स को, तो वो यहाँ पे रिसोर्सेस नहीं लगाएंगे. तो देखिए प्राइस इज एक्ट्स एज एन इंडिकेटर कि कहाँ पे रिसोर्स एलोकेट करना है. इसी को तो हम प्राइस मैकेनिज्म कहते थे, राइट. सो आंसर वुड बी डी. क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following is considered as a disadvantage of allocating resources using the market system? मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डिसएडवांटेज कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए, इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है. तो ये तो था एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी का डिसएडवांटेज. तो दिस इज करेक्ट, दिस इज अ डिसएडवांटेज. बाकी ऑप्शन भी देखते हैं. पीपल डू नॉट गेट गुड ऑफ देयर चॉइस. तो क्या ये सच है? देखिए फ्री मार्केट इकोनॉमी में तो बहुत सारे चॉइसेस होते थे, एंटरप्रेन्योर के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी. सो दिस इज इनकरेक्ट. men of initiative and enterprise are not rewarded. नहीं, कैपिटलिस्ट सिस्टम रिवॉर्ड करता है मैन ऑफ इनिशिएटिव को, राइट. यानी कि जो इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, करते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं, उनको सिस्टम रिवॉर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. एंड प्रॉफिट्स टेंड टू बी लो. नहीं, कैपिटलिस्ट में प्रॉफिट इनफैक्ट हाई होता है, सब तो प्रॉफिट के पीछे भाग रहे होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, income will tend to be unevenly distributed. Question number 25. Which of the following statements does not apply to a market economy? Capitalist economy या market economy को which does not apply, कौन सा statement apply नहीं करता? Option A, firm decide whom to hire and what to produce. So this is true for capitalist economy, right? ये तो होता है. Firms aim at maximizing profit, ये भी कैपिटलिस्ट का ही फीचर है. Household decide which firm to work for and what to buy with their incomes. तो हाँ, सब इंडिविजुअल हाउसहोल्ड के पास चॉइस होता है कि वो क्या बाई करेंगे, किससे बाई करेंगे. Government policies are the primary forces that guide the decision of firms and households. तो ये गलत है. कैपिटलिस्ट में गवर्नमेंट पॉलिसीज प्राइमरी फोर्स नहीं होती है ना. इनफैक्ट गवर्नमेंट तो ज्यादा इंटरवीन ही नहीं करती कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में या मार्केट इकोनॉमी में. गवर्नमेंट इंटरवीन करती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में. सो ऑप्शन डी डज नॉट अप्लाई टू मार्केट इकोनॉमी. क्वेश्चन 26. इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, all economic decisions are taken by central authority, all economic decisions are taken by private entrepreneurs, economic decisions are partly taken by state and partly by private entrepreneurs, या फिर none of the above. आंसर इज सी. मिक्स्ड ही इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पार्टली स्टेट करती है, गवर्नमेंट करती है, राइट, एंड पार्टली प्राइवेट इंडिविजुअल्स, एंटरप्रेन्योर्स करते हैं. सो आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 27. द सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट ऑफ कंपेयरिंग द सक्सेस ऑफ कमांड वर्सेस मार्केट इकोनॉमी. तो क्या ये सेंट्रल प्रॉब्लम है? नहीं. गारंटिंग दैट प्रोडक्शन अकर्स इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर. तो ये भी सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है. आपको सेंट्रल प्रॉब्लम तो याद ही होगा, राइट. गारंटिंग अ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, क्या इनकम गारंटी करना भी प्रॉब्लम है? नहीं. एलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट सोसाइटीज अनलिमिटेड नीड्स और वांट्स आर सेटिस्फाइड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम का हिस्सा है, राइट. क्योंकि हमें एलोकेट करना है, तभी तो हम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस ऐसे सवाल पूछते हैं. और हमें कैसे एलोकेट करना चाहिए कि जो लोगों की वांट्स हो वो बेस्ट सेटिस्फाई हो, यही प्रॉब्लम तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 28. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चोजन इन अ
कैपिटल इंटेंसिव यानी कि जहाँ पे हम ज्यादा कैपिटल यूज करते हैं एज कम्पेयर टू लेबर। देखिए ये हमने हाउ टू प्रोड्यूस वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि दो मेथड होती है, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव, राइट। जहाँ पे कैपिटल ज्यादा होती है, कैपिटल सरप्लस होती है एंड कैपिटल सस्ती होती है, वहाँ पे हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। और जहाँ पे लेबर ज्यादा है और लेबर सस्ती है तो हम लेबर इंटेंसिव यूज करेंगे। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। इन अ कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी where relative price of capital is lower. Question number 21. Which of the following is not one of the four central questions that the study of economics is supposed to answer? देखिए हमने बेसिक प्रॉब्लम्स में 4 सवाल पढ़ा था, राइट, कि ये 4 सवाल का हम आंसर ढूंढते हैं। अब ये ऑप्शन में से कौन सा सवाल ये 4 सवाल के अंडर नहीं आता वो देखना है। ऑप्शन ए, Who produces what, यानी कि ये what to produce वाला क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीके से इन्होंने लिख दिया। सो ये तो आता है, तो ये हमने पढ़ा था, राइट। When goods are produced, देखिए when जैसा तो कोई सवाल हमने नहीं पढ़ा था, तो probably this is our answer। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। Who consumes what, यानी कि किसके लिए बनाए जाएंगे, ठीक है। For whom to produce वाला क्वेश्चन है ये, तो ये भी हमने पढ़ा था। And how are goods produced, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, ये भी हमने स्टडी किया था। सो आंसर इज बी, व्हेन टू प्रोड्यूस। ये हम सवाल भी नहीं करते और इसको स्टडी भी नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 30. लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स या पब्लिक गुड्स। द आंसर इज कैपिटल गुड्स। देखिए कैपिटल गुड्स बेसिकली वो गुड्स है जैसे कि आपकी प्लांट्स, राइट, या मशीनरी जो यूज होता है बाकी कंज्यूमर गुड्स बनाने में। तो अगर आप ज्यादा कैपिटल गुड्स बनाओगे तो बाद में आप ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बना पाओगे। सो आंसर इज कैपिटल गुड्स। 31. The economic system in which all means of production are owned and controlled by private individuals for profit. कौन सा सिस्टम है ये? It is capitalism system. Question number 32. Macroeconomics is the study of all aspects of scarcity, the national economy and the global economy as a whole, big businesses, या the decision of individual businesses and people. The answer is national economy and global economy as a whole. Right? हम larger aggregates में as a whole study करते हैं in macroeconomics. Question number 33. Freedom of choice is the advantage of, कौन सा सिस्टम फ्रीडम देता है? कैपिटलिज्म हमें फ्रीडम देता है। देखिए कम्युनिज्म इज वन ब्रांच ऑफ सोशलिज्म ओनली। सोशलिज्म एक ब्रॉडर टर्म है और इसके अंडर भी कई सारे सिस्टम्स आते हैं। कम्युनिज्म इज वन ऑफ देम ओनली। सो फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है कैपिटलिज्म में, सोशलिज्म ज्यादा आपको फ्रीडम नहीं देता। एंड सिंस कम्युनिज्म इज ब्रांच ऑफ सोशलिज्म ओनली, तो यहाँ पे भी फ्रीडम ज्यादा नहीं होता। Question number 34. Exploitation and inequality are minimal under, ठीक है, सोशलिज्म का ये रहता है कि सोशलिज्म आया ही इसलिए है ताकि एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी को कम करा सके, राइट। तो आइडियली तो सोशलिज्म को एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी कम करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं, वो अलग बात है। बट सोशलिज्म का मेन थीम ही यही है कि एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी कम हो। 35. Administered prices refer to prices determined by forces of demand and supply. इसको तो हम मार्केट प्राइस कहते हैं, राइट। जो डिमांड एंड सप्लाई मिलके मार्केट में डिसाइड होती है प्राइस, दैट इज मार्केट प्राइस। प्राइसेस डिटरमाइंड बाय सेलर्स इन द मार्केट, इसका कोई अलग नाम नहीं है, ठीक है। प्राइसेस डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज यूजुअली द गवर्नमेंट। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट या प्लानिंग अथॉरिटी, एक्सटर्नल अथॉरिटी जो प्राइस डिसाइड करती है पहले ही चीजों की, उसको हम एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस कहते हैं। वो मार्केट में रिलाई नहीं करते ना, वो पहले से ही प्राइस सेट करते हैं। सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 36. In economics, the central economic problem means A. Output is restricted to the limited availability of resources. B. Consumers do not have as much money as they would wish. C. There will always be certain level of unemployment.
and D, resources are not always allocated in an optimum way. देखिए हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी रिसोर्स है वो लिमिटेड है, राइट? तो यही तो हमारी प्रॉब्लम है, एंड बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स हम अपनी सारी इच्छाएं फुलफिल नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे आउटपुट जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इच्छाएं हैं, राइट, वो भी लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है. सो दिस इज आवर मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सिर्फ मनी या एम्प्लॉयमेंट ये हमारी मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है. अब बच्चे अक्सर ऑप्शन डी में भी कंफ्यूज होते हैं. रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज एलोकेटेड इन एन ऑप्टिमम वे. देखिए रिसोर्स एलोकेट करना प्रॉपरली, ऑप्टिमली, ये तो हमें सीखना है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी है लिमिटेड रिसोर्स. ठीक है, सो ऑप्शन ए वुड बी मोर अप्रोप्रिएट आंसर. Question number 37. Scarcity definition of economics is given by A. Alfred Marshall, B. Samuelson, C. Robinson या D. Adam Smith. देखिए ये आपकी बुक में कहीं नहीं है ये चीज, राइट? तो ये आपके लिए बेसिकली आउट क्वेश्चन है कि इनमें से किन्होंने स्केर्सिटी का डेफिनेशन दिया है. और मैं आपको बताऊं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. देखिए आपके इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन सी को करेक्ट बताया, रॉबिन्सन को, लेकिन मैंने नेट में ढूंढा कि क्या रॉबिन्सन बेसिकली एक लेडी इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है इकोनॉमी फील्ड में, काफ़ी टिप्पणियां दी है, काफ़ी रिसर्च किया है, लेकिन स्केर्सिटी डेफिनेशन इन्होंने नहीं दिया. आप इंटरनेट में ढूंढिए, मैंने ढूंढा, ठीक है, तो मुझे कोई भी स्केर्सिटी डेफिनेशन इनका नहीं मिला. और जब मैंने पूछा कि स्केर्सिटी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में किसने दिया है, तो मुझे आंसर मिला लियोनेल रॉबिन्स. ओके, देखिए आई थिंक इंस्टीट्यूट रॉबिन्स लिखना चाह रहा होगा और गलती से रॉबिन्सन हो गया होगा. करेक्ट आंसर आपका है लियोनेल रॉबिन्स. और इनका स्केर्सिटी डेफिनेशन भी मैंने ढूंढ निकाला. देखिए इनकी डेफिनेशन कहती है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एट स्केर्स मीन्स which have alternative uses. So this is the scarcity definition given by Lionel Robbins. So आउट क्वेश्चन भी दे दिया और करेक्ट आंसर भी नहीं दिया, राइट? कोई बात नहीं, अगर एग्जाम में आपकी आए, आई गेस नहीं आएगी, गलत क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन आते भी नहीं, तो आप सी में ही टिक लगा देना, क्योंकि गलत क्वेश्चन का तो इंस्टीट्यूट वैसे भी आपको मार्क्स दे देता है. लेकिन अगर ऑप्शन में लियोनेल रॉबिन्स उन्होंने दिया, तो लियोनेल रॉबिन्स वुड बी द करेक्ट आंसर. Question number 38. The definition science which deals with wealth of nation was given by A. Alfred Marshall, B. A.C. Pigou, C. Adam Smith या फिर D. J.B. से. आंसर है एडम स्मिथ. ये डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया था in his book called Wealth of Nation. Question number 39. Which of the following is not one of the features of capitalist economy? इनमें से कौन से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर नहीं है, नॉट बोला है, ठीक है? सो राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट इज अ फीचर. फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये भी फीचर है. कंपटीशन भी फीचर है. नो प्रॉफिट नो लॉस, ये फीचर नहीं है. इनफैक्ट प्रॉफिट मोटिव होता है, राइट? सो आवर आंसर वुड बी ऑप्शन सी. Question number 40. There is need of economic study because the resources are limited, wants are unlimited, the resources are unlimited, both A and B. So answer is both A and B कि हमारे resources limited है and wants unlimited है, इसलिए हमें economics की study करनी ज़रूरी है. 41. The benefits of economic study is A. It ensures that all problems will be appropriately tackled. It helps in identifying problem. It enables to examine a problem in its right perspective. या इट गिव्स एग्जैक्ट सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम. देखिए इकोनॉमिक हम स्टडी कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हर प्रॉब्लम का हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलेगा या हर प्रॉब्लम हम अप्रोप्रिएटली टैकल कर पाएंगे. नहीं, हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो प्रॉब्लम है ना, हम उसको ठीक से स्टडी कर पाए कि इसकी वजह क्या है, राइट, और कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो ये राइट पर्सपेक्टिव के लिए, टू मूव टुवर्ड्स सोल्यूशन, हम इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं, ठीक है? देखिए हेल्प इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, बिना इकोनॉमिक्स पढ़े भी आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो कर सकते हो, लेकिन उसको डिटेल में स्टडी करना, इन डेप्थ स्टडी करना, राइट पर्सपेक्टिव स्टडी करना, ये इकोनॉमिक्स का बेनिफिट होता है. सो आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 42. द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ऑप्शन ए,
is applied economics that fills the gap between economic theory and business practice, is just a theory concept, trains managers how to behave in a situation, या provide the tools which explain various concepts. So managerial economics या फिर business economics, it is applied economics that fills the gap between economic theory and business practice. देखिए business economics का ही अलग अलग नाम है, managerial economics and applied economics, right? और वो सिर्फ theoretical concept तो है नहीं, वो practical concept है और सिर्फ recession के लिए prepare नहीं करता, growth में भी, बाकी phases में, हर phase में कैसे बिजनेस को डिसीजन लेना चाहिए वो गाइड करता है. एंड टूल्स विच एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट्स, ये एक्चुअली ये माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करती है, ना कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. सो आंसर वुड बी ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. ए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर हाउस होल्ड एंड अ पर्टिकुलर फॉर्म. तो ये तो सही लग रहा है मेरे को. B, macroeconomics is important for the study of economic conditions of a country. ये भी सही लग रहा है. None of the above या both A and B. Answer would be both A and B. They are both correct. 44. Mr. Satish hired a business consultant to guide him for growth of his business. The consultant visited his factory and suggested some changes with respect to staff appointment, loan availability, and so on. Which approach is that consultant using? Micro, macro, none या both? देखिए एक पर्टिकुलर बिजनेस को गाइड करना, राइट? हम एक इंडिविजुअल बिजनेस को जब गाइड करते हैं, जब डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, सो दैट इज माइक्रो अप्रोच. मैक्रो में तो पूरी नेशन को गाइड करना चाहिए था, राइट? सो बिकॉज मिस्टर सतीश सिर्फ एक इंडिविजुअल बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, सो आंसर वुड बी ए, माइक्रो. क्वेश्चन नंबर 45, प्रॉफिट मोटिव इज अ मेरिट ऑफ socialism, capitalism, mixed economy या none of the above? Answer is capitalism. Capitalism में ही profit motive is the driving force. Profit motive की वजह से इंसान को incentive पे होता है hard work करने के लिए, right? So it is a merit of capitalism. Question number 46. Dash is also called a command economy. Socialist को हम command economy कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है या प्लानिंग अथॉरिटी है वो कमांड करती है कि कैसे रिसोर्स एलोकेट करना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, सारे ये गवर्नमेंट या फिर प्लानिंग अथॉरिटी कमांड करती है, डिक्टेट करती है, तो इसलिए इसको कमांड इकोनॉमी कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो पता करना है. ऑप्शन ए, बिजनेस इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट्स टू इंडिकेट how business policies are firmly rooted in economic principles. देखिए बिजनेस इकोनॉमिक हमें ये बताती है कि कैसे बिजनेस की पॉलिसीज है, इकोनॉमी उसमें, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स उसमें इन्फ्लुएंस करती है. सो ये तो करेक्ट लग रहा है मेरे को. बिजनेस इकोनॉमिक यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द बिजनेस यूनिट एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, है ना? माइक्रो मैक्रो दोनों हम यहाँ पे यूज करते हैं. सो ये भी मुझे करेक्ट लग रहा है. Business economics takes a pragmatic, practical approach towards facilitating integration between economic theory and business practice. Economic theory को business practice में merge करने की, integrate करने में ये मदद करती. So ये भी correct है. So answer would be all the above. Question number 48. Unlimited ends and limited means together present the problem of scarcity, choice, distribution या none of the above? देखिए आंसर इज चॉइस. जब अनलिमिटेड एंड्स यानी कि हमारी इच्छाएं जब अनलिमिटेड होती है एंड हमारी मीन्स लिमिटेड होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें चूज करना पड़ता है, राइट? हमारे पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स होते हैं एंड उन ऑल्टरनेटिव्स में से हमें कोई एक ऑल्टरनेटिव चूज करना पड़ता है, वो हमारे लिए मुश्किल होती है. सो प्रॉब्लम इज चॉइस. देखिए अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं होती या अगर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, राइट, तो फिर तो हमें चूज नहीं करना पड़ता. सो चॉइस करना इज द प्रॉब्लम. इट इज डिफिकल्ट टू चूज. सो विद दिस वी फिनिश्ड ऑल एमसीक्यूज फॉर चैप्टर 1. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि वी विल सून बी बैक विद अनदर वीडियो ऑन बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.